जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आया मैं स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो कि ACC 1 to 6 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज अभी जो सिलेबस चेंज हुए हैं उसके रिगार्डिंग भी हम कुछ बात करेंगे इसमें, और आपको कैसे प्रिपेयर करना है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, उसके बारे में भी बात करी जाएगी। तो जैसा कि अभी तक का नोटिफिकेशन के हिसाब से आपके सिलेबस चेंज हो चुके हैं। आपके जो 4 पेपर होते थे, 4 पेपर्स, वो 4 पेपर्स अब नहीं होंगे। उसके जगह पे आपके सिर्फ 1 पेपर होंगी, और उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 0.50 आप कंसिडर कर लीजिए। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके कितने नंबर जाएंगे? 2 नंबर जाएंगे 0.5 के हिसाब से। यहाँ पे नंबर जाएगा आपका 2। और एक सवाल अगर आप राइट करते हैं तो आपको कितने मिलते हैं? 2 नंबर। मतलब अगर आपने 5 क्वेश्चन अटेंड किए और उस 5 में से 4 रॉन्ग है तो आपके मार्क्स हो गए 0। और अब की बार का मैं बता दूं, जैसा कि पहले 33% और ऐसी चीज़ें चलती थी कि 33% लाने में इंग्लिश में पास है, और अप्रॉक्सीमेट 40% लाने पे बंदों की मेरिट बन जाती है, मेरिट में नाम आ जाता है ACC में। तो अभी ऐसा कुछ भी, ना ही ऑथराइज तरीके से, ना ही अनऑथराइज, ना ही प्रेडिक्शन के तरीके से, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो आप अभी नहीं कह सकते हैं, या फिर आप अपनी तैयारी में थोड़ा सा भी जो कहते हैं केयरलेस होना, वैसा केयरलेस नहीं हो सकते आप, क्योंकि अगर अभी आप केयरलेस होंगे तो आपकी नैया डूब जाएगी। तो अभी अगर आपको समंदर में तैरना है, अब जो ACC एग्ज़ाम होगा वो समंदर है। पहले तो चलो नदी और तालाब में मान सकता था, बट अब समंदर है। समंदर इसलिए है क्योंकि आपके सिलेबस वही है। सिलेबस में बस थोड़ा सा फ़र्क आया इंग्लिश में, जिसके ऊपर आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको प्रिपेयर करना है, क्या करना है चीज़ों के बारे में। बट मैं जो मोटा मोटा है वो बता रहा हूँ आपको पहले। यहाँ पे जो इंग्लिश थी, इंग्लिश में बस आपका एक सब्जेक्टिव पोर्शन हटा दिया गया है, और इंग्लिश के कुछ पोर्शंस कम हो गए हैं जिनका कोई बहुत इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो देखिए टफ पोर्शन था, एंटोनिम सिनोनिम्स, उसको अभी भी उन्होंने बरकरार रखा है। वो टफ पोर्शन है, उसके जगह पे अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डालते तो वो कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा इजी होता अपने आप को मेरिट में लेके आना, या फिर अपने क्वेश्चंस को करेक्ट करने के लिए। पर वैसा नहीं किया उन्होंने, तो वहाँ पे वो दिक्कतें आपको आएंगी उससे। पर अभी सोचने का वक्त नहीं है, अब करने का वक्त आ चुका है। पहले मैं हर बार कैंडिडेट्स को सजेस्ट करता था कि चलो एंटोनिम सिनोनिम्स नहीं पढ़ना, क्योंकि उतनी तैयारी नहीं होती, आप लोगों को टाइम नहीं मिलता। पर अब की बार आपने एंटोनिम सिनोनिम्स को पढ़ना है। तो अब आ चुके हो आप समंदर में। चलते हैं अब समंदर की तरफ कि क्या क्या समंदर की गहराइयों के बारे में हम जानते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस है, मैं सिलेबस लेके आ रहा हूँ। ये है आपका सिलेबस। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, आप एक साथ देख पाएंगे। ये है रीजनिंग का सिलेबस। देखिए, रीजनिंग में नंबर सीरीज़ ओके है, लेटर सीरीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे आप परिचित हो ऑलरेडी। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो चेंज हुई हो, सारी चीज़ें वो पहले के जैसी ही हैं। तो इस पोर्शन में आपका पूरा जोर होना चाहिए। वर्बल नॉन वर्बल को अब हल्के में नहीं लेना, क्योंकि अगर अब हल्के में लोगे तो मेरिट में हो जाएगा गुल्ला। तो मेरिट में अगर आना है ठीक ठाक तरीके से, तो इनको अभी हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर हल्के में लिया तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी आपकी। यहाँ से आएंगे आपके 25 क्वेश्चन, जो कि आपके 50 मार्क्स कंसिस्ट करते हैं। इस 50 मार्क्स पे पूरा अपना हक बनाना है। और पहले रीजनिंग आसान आती थी, अब रीजनिंग भी आपकी अच्छे स्टैंडर्ड की और टफ आएगी आपको, क्योंकि पहले एक पोर्शन से 10 से 12 या 8 या 7 क्वेश्चंस बनते थे। अभी उस पोर्शन से आप देख रहे हो, जिस हिसाब से सामने आपके इसका पैटर्न का सिलेबस खुला हुआ है, उसके हिसाब से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? बस 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जहाँ पे पहले आपको 90 क्वेश्चन मिलते थे, 90 मिलते थे, वहाँ पे अब आपको सिर्फ 25 मिलेंगे। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी टफ होगा। तो इसलिए रीजनिंग को अच्छे से पढ़ना है, रीजनिंग पे पूरा ध्यान रखना है आप लोगों ने, बिकॉज ये पोर्शन आपको काफ़ी ज़्यादा स्कोर कराएगा आपको मेरिट में आने के लिए। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ में। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा मैथमेटिक्स। मैथ्स भाई अभी छोड़ना नहीं है, पर मैथ्स करने में आपके काफ़ी टाइम जाने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस देखिए, इन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में अर्थमेटिक लिख दिया। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फिक्स चीज़ नहीं है अर्थमेटिक में क्या क्या चीज़ें देंगे। यानी आपको क्या फॉलो करना है? जो पहले ACC की एग्ज़ाम अर्थमेटिक आती थी, सारी की सारी अर्थमेटिक वही है। और वो पोर्शन कम से कम 5 से
6 से 7 चैप्टर से कंसिस्ट था। तो 6 से 7 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे 5 नंबर के लिए सिर्फ। और पहले जब आप पढ़ते थे 6 से 7 नंबर का वो मतलब जो क्वेश्चन पेपर होता था, उससे आपको फर्स्ट पेपर में मिल जाते थे 60 क्वेश्चन, और फिर आपको फाइनल डे वाले जो चौथा पेपर है उसके अंदर आपको 10 से 12 क्वेश्चन उससे मिल जाते थे। बट अब मिलेंगे आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन। अलजबरा, अलजेब्रा से हैं 5 क्वेश्चन। चलिए ये आसान पोर्शन है, बट अलजेब्रा में भी क्वेश्चन टफ आते हैं। अब ये देखते हैं कि किस टाइप का आपकी बार आपको क्वेश्चन देंगे। और उम्मीद रखिएगा अगर आप टफ़ की तैयारी करते हो तो आसानी से आप पहुंच जाओगे। अगर आपको 5 किलोमीटर की बीपीटी दौड़नी है, अगर आप 7 किलोमीटर दौड़ रहे हो बीपीटी वाले स्टैंडर्ड टाइम से, तो जिस दिन आप 5 दौड़ोगे उस दिन आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। इसलिए अपना स्टैंडर्ड अप करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पेपर टफ है, ध्यान दो भाई, नहीं दोगे मुश्किलात हैं। मैंसुरेशन की बात करूँ यहाँ पे, तो मैंसुरेशन से भी 5 क्वेश्चन है पहले, जो कि 10 से 12 क्वेश्चन होते थे। ट्रिग्नोमेट्री के भी 5 क्वेश्चन हैं, ज्योमेट्री के यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन हैं। पहले ये स्टैटिक्स का उतना पोर्शन नहीं आता था, अभी 2 क्वेश्चन दिया, तो देखिए पैटर्न देखने के बाद, क्वेश्चन पेपर देखने के बाद समझ में आएगा कि स्टैटिक्स अभी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं आपके एग्ज़ाम में स्टैटिक्स से क्वेश्चन। तो ये था मैथमेटिक्स का पोर्शन। एक चीज़ साथ में और बताना चाहूँगा मैं, अगर आप नोट्स परचेज़ करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही कॉम्पैक्ट नोट्स है, और आपके सिलेबस के रिगार्डिंग जिस टाइप का भी सिलेबस है, वास्ट सिलेबस, उसी के स्टैंडर्ड का नोट्स है। तो हमें उम्मीद रहेगी कि आपको अपने एग्ज़ाम में पास होने में, या फिर जो हम कहते हैं 500 के अंदर आने में, उनमें बहुत हेल्प मिलेगा। तो आप प्रोसीड कर सकते हैं। इस बार भी कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। अगर मैं सिर्फ रिज़ल्ट की बात करूं तो अब की बार कम से कम 5 से 7 कैंडिडेट्स थे जो कि बिलो 200 के अंदर हैं, और उसके बाद 500 के अंदर काफ़ी कैंडिडेट्स आए हैं हमारे, 1000 के अंदर भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए अपना। तो वो कैंडिडेट्स भी हमारे साथ हैं, क्योंकि कुछ लोग बस अपना सक्सेस दिखाना चाहते हैं। देखिए सक्सेस सिर्फ एक के स्कोर करने से नहीं होता, आपके कितने नहीं स्कोर कर पा रहे हैं वो भी होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कंटेंट ख़राब दे रहे हैं या कंटेंट आपका बहुत अच्छा है जो कैंडिडेट्स अच्छा स्कोर कर रहे हैं। मैं सारा क्रेडिट अपने कैंडिडेट्स को देना चाहूँगा, उसमें मैं अपने नोट्स को कोई क्रेडिट नहीं देना चाहूँगा। क्यों नहीं दूंगा मैं, इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि बंदों ने मेहनत करी यार। एक बंदे ने लिया और उसका रिज़ल्ट, एक कुछ का ग्राफ ऊपर चढ़ा और उसका ग्राफ नहीं चढ़ा, तो ये बंदों का प्रॉब्लम है। इसमें नोट्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है एसीसी की तैयारी में। पर फिर भी अगर आप चाहते हो रिलेवेंट चीज़ें लेना, कॉम्पैक्ट चीज़ें लेना, तो ले सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, और टाइम बहुत कम बचा है, 3 महीने हैं आपके पास। तो इस 3 महीने जम के तैयारी करिए कि अपने टारगेट, अपनी चीज़ों को अचीव कर पाएँ। जिनकी छुट्टियाँ बची हैं वो छुट्टी प्लीज़ जाओ, क्योंकि अब की बार जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे टफ़ होने वाले हैं भाई, हल्के में नहीं लेना एग्ज़ाम को। चलिए फिर चलते हैं हम जनरल नॉलेज की तरफ में। हु इज़ हु, इंडिया एंड वर्ल्ड, देखिए ये भी चीज़ देखिए, इसने बहुत बड़ा कंटेंट दे दिया है आपको। आप बस ये नहीं सोचना कि अरविंद की किताब में दिया हुआ हु इज़ एंड हु पढ़ लूँगा तो अब की बार काम हो जाएगा। अब की बार काम नहीं होगा हु इज़ एंड हु में भी। आर्म फोर्सेस के बारे में देखिए हज़ारों सवाल क्रिएट होते हैं, एक सवाल नहीं है। कौन सी मिसाइल है, कौन से वेपन है, मॉडर्नाइजेशन कब है, आपके चीफ कब चेंज हुए, चीफ कौन से नंबर के चीफ हैं, एयरफोर्स के बारे में, नेवी के बारे में, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो तैयार रहिए, आपसे भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले भी आर्म फोर्स का जो आपका पोर्शन था वो था, मिलिट्री एक्सरसाइजेस आती थी, उसमें वेपन्स आते थे, कभी कभार आर्मी डे वगैरह पूछ लेते थे, नेवी डे पूछ लेते थे, या फिर चीफ पूछ लेते थे। पर अब की बार भाई और स्टैंडर्ड होगा, तो स्टैंडर्ड को तैयार करना है अच्छे से। स्पोर्ट्स का मैं बात करूं, पहले आपको 12 से 14 क्वेश्चन मिलते थे स्पोर्ट्स में, अब की बार बस 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए पहले जब आप लोगों का स्पोर्ट्स वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते थे कि किसी भी एथलेटिक्स का नाम दे देते थे, और बोलते थे ये जो एथलीट है ये कौन से गेम से है, या फिर एथलेटिक्स में इस बार किसने मेडल लिया, तो ये टफ होने वाला है। जैसे कि अब की बार ओलंपिक में जो अपने कैप्टन थे, कैप्टन के बारे में पूछा था, तो सिर्फ कैप्टन के बारे में पूछा तो बहुत लोगों को वो नोन था। बट अगर किसी ऐसे गेम से पूछ लिया जाए जिसका आपने नाम ही ना सुना हो, कोई अगर ऐसा गेम लिया जाए जिसका आपने नाम नहीं सुना हो, जो बहुत कम फेमस हो, जैसे आइस हॉकी के बारे में बात कर लिया जाए, आइस हॉकी का इंडिया टीम का कैप्टन कौन है, रग्बी का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इतनी फेमस नहीं है ये इंडिया में गेम्स, बट अब पढ़ना पड़ेगा आपको इन सब के बारे में, बिकॉज अभी सिर्फ 5 क्वेश्चन है।
कुछ भी पूछ सकते हैं, और साफ साफ लिख के भी दिया है सिलेबस में, इसलिए भी पूछ सकते हैं। आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर के बारे में यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। इसमें होता क्या चीज़ है मैं आपको वो एक बार बता देता हूँ। आर्ट देखिए किसी भी जो स्टेट है उनकी कला के बारे में वो आर्ट हो गया, बट यहाँ पे ये भी नहीं लिखा है कि सिर्फ इंडिया का है कि सिर्फ वर्ल्ड का है, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो सिर्फ इंडिया के बारे में आपने ये पढ़ना है। कल्चर हो गई, जैसे डांस स्टाइल हो गई, चीज़ ये हो गई, आर्ट में भी आएंगी, ये कल्चर में भी आएंगी, कल्चर में फेस्टिवल भी आ सकते हैं आपके। लिटरेचर के बारे में है यहाँ पे, तो ये पोर्शन भी टफ होने वाला है। देखिए पहले भी था, बट पहले क्वेश्चन ज़्यादा मिलते थे आपको। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स 5 क्वेश्चन, मतलब कोई माई बाप नहीं है, कहाँ से भैया पूछेंगे कोई नहीं जानता, इसलिए तैयार करना शुरू कर दो। बहुत सारे चैनल हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ नेशनल का करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बट हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पे भी डालते रहते हैं कंटेंट उसके ऊपर, और ज़्यादा देर का कंटेंट नहीं होता, 2 से 3 मिनट का होता है। उसके अंदर हम नेशनल की बात करते हैं, जो नेशनल करंट अफेयर्स होती है, जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होती है, साथ साथ जो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप 2-2 मिनट 3-3 मिनट दे के डेली सुनेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। उसमें हम मंथ वाइज भी अपलोड करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपने चैनल पर भी अपलोड करें साइमल्टेनियसली। तो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आपका कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, और ये जो स्पोर्ट्स है, ये जो आर्म फोर्स है, जो रिसेंट में चल रही चीज़ें, वो सारी आपके उस चैनल से ईजिली कवर अप हो जाएंगी। वहाँ पे कंटेंट देखिए, आप लोग फॉलो करते हैं बड़े बड़े चैनल्स को, यूपीएससी के भी आप लोग वीडियोस देखते हैं, बट आप तैयारी जिसकी कर रहे हैं उस कंटेंट को पकड़ के आप चलो तो आपको सक्सेस मिलेंगे। अगर आप बहुत हाई फाई लेवल में चलोगे तो उस लेवल का क्वेश्चन ही नहीं आता एग्ज़ाम में यार, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, खास करके इन सब चीज़ों में। चलिए फिर हम नेक्स्ट पोर्शन चलते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं बधाई देना चाहूँगा कैंडिडेट्स को, क्योंकि इस स्टेप से बहुतों का बेड़ा पार हो सकता है। बहुत बंदे हैं जिनकी इंग्लिश में सब्जेक्टिव ठीक नहीं है, पर दूसरे हाथ में अगर आप देखें तो आपको आगे भी इंग्लिश ही आपका माध्यम रहेगा लिखने का, या ग्रो करना है। अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर भी इंग्लिश के बारे में बात करता हूँ मैं थोड़ा सा। स्पॉटिंग एरर्स पहले भी था, अब भी है। इसके लिए आपने टेंस और वॉइस पढ़ना है। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन का पोर्शन 5 हो चुके हैं। यहाँ पे 5 टाइप के नरेशन होते हैं। हो सकता है सारों से एक एक क्वेश्चन मिले, हो सकता है किसी से 2 मिले। सिनोनिम एंटोनिम्स आपके 5 नंबर के हैं। इडियम फ्रेजेस, ये बहुत भलाई का काम किया उन्होंने इडियम फ्रेजेस डाल के। ये देखिए, ये चीज़ें आपकी पुरानी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप आराम से कर लेंगे। जिनको इसमें भी तकलीफ़ है वो नोट्स के थ्रू आ सकते हैं। नोट्स में काफ़ी अच्छे से टेंस, वॉइस, नरेशन और आपके इडियम फ्रेजेस अच्छे से डिफाइन किए हुए हैं। साथ में सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी मिल जाएंगे आपको। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, बट अगर आप टेंस वॉइस समझ रखे हो और आपकी थोड़ी सी वोकैब ठीक है तो आराम से आप ये कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज है वो भी कर लेंगे। तो अगर इनके लिए आप चाहते हो हमारे से हेल्प, तो हम पक्का हेल्प करेंगे इनके लिए। ये आपका इंडिविजुअली भी इंग्लिश अवेलेबल है, तो आप इंग्लिश के इंडिविजुअल भी नोट्स परचेस कर सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पेपर के ऊपर, जो पोर्शन है हमारा पार्ट 5, जिसका इन्होंने नाम दिया है जनरल साइंस का। जनरल साइंस में देखिए आपकी फिज़िक्स है 5 नंबर, केमिस्ट्री है 5 नंबर, बायोलॉजी है 5 नंबर, कंप्यूटर साइंस है 5 नंबर, एंड इन्वायरमेंटल साइंस है 5 नंबर। देखिए इन्वायरमेंटल साइंस के नाम से आप कंफ्यूज मत होइए। आप इन्वायरमेंटल साइंस के पहले भी क्वेश्चन करते थे, बट आप पर्टिकुलर नाम से नहीं करते थे, तो वो एक बायोलॉजी का पार्ट है। इसके ऊपर भी हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे आपको अपने चैनल के ऊपर, तो आप लगातार देखते रहिए। आपको अब से टॉपिक वाइज हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। फिज़िक्स की हो गई, केमिस्ट्री की हो गई, बायोलॉजी की हो गई, कंप्यूटर साइंस की हो गई, इन्वायरमेंटल साइंस की हो गई, सबकी हम टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप लगातार जुड़े रहिए। हमने एक प्लेलिस्ट भी बना रखा है उसके अंदर, जिसके अंदर हम सिंगल पोर्शन वाइज, टॉपिक वाइज चीज़ आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए, तैयारी के लिए काफ़ी आसान होगा। तो जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेटिव है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, बिकॉज जितना आप शेयर करेंगे उतना उनको भी चीज़ें पता चलेंगी। मैं अपने ग्रो के लिए नहीं कह रहा हूँ, हमारा ग्रो जब होना होगा टाइम के साथ होगा, बट आपके अगर दोस्त भी देखने लगेंगे तो उनको हेल्प मिलेगा पक्का। तो उनका हेल्प का सोचिए। अगर आप एसएसबी देने जा रहे हैं,
अपने मन में आप यही रखना है आपको कि सबका भला करना है आपने। तो हेल्प करिए सबको, बताइए। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम ग्रो नहीं करेंगे, समाज ग्रो नहीं करेगा, उनको चीज़ें पता नहीं रहेंगी। और अभी अगर आप कॉम्पैक्ट सिलेबस में नहीं पढ़ते हो तो पक्का झटके खाएंगे आप। ह्यूमैनिटीज़ की बात करूँ, यहाँ पे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। देखिए नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपके फिर सर पे बोझ दे दिया इन्होंने बड़ा चौड़ा। ये अब कहाँ से पूछेंगे, क्या पूछेंगे, नहीं पता। आपको ओएनजीसी का बहुतों को नहीं पता होगा हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अभी से भाई लग जाना है इसके ऊपर। अभी तक हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते थे, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम देखते भी नहीं थे। बट अभी के डेट में आपको देखना पड़ेगा एचपी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ओएनजीसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, क्योंकि इन्होंने अब नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर दी है। एनटीपीसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी आपने पढ़नी पड़ेंगी। तो ये एक तरीके से स्ट्रैटेजी कम सिलेबस की बात है ये। और किस पोर्शन पे कितना टाइम देना है उसके हिसाब से थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। एक बार मैं थोड़ा फिर से ऊपर जाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, मैं जैसा कि हर बार आपको कहता हूँ, रीजनिंग एनालॉजी के लिए आपने टाइम जो देना है वो आपकी टाइम होनी चाहिए 5 दिन का समय। 5 दिन आपने कितने घंटे करके देने हैं? 8 घंटे। 40 घंटे अगर आप इस पोर्शन पे देते हो तो ये पोर्शन कोई नहीं हिला सकता। जो लीव जा रहे हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। 40 घंटे आपने देने हैं, 40 आवर्स कन्फर्म इस पे। 5 दिन आपने इसको दिया, ये आपकी परफेक्ट हो गई। इसके बाद चलते हैं मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन की तरफ में। मैथमेटिक्स के पोर्शन में अगर आपका मैथ्स वीक है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। अर्थमेटिक प्रॉपर करना है, अलजेब्रा प्रॉपर करना है, ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर करना है। मेंसुरेशन ज्योमेट्री में से जो आसान लगती है वो पोर्शन आपने तैयार करना है। स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटीज़ देखिए, आप पढ़ के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो मैं नहीं कह पाऊँगा कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बट प्रोबेबिलिटी की जो फॉर्मूला है वो देख लेना है। स्टैटिस्टिक्स के जो बेसिक फार्मूला है वो बेसिक फार्मूलाज आपने देख लेना है कि अगर उससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आए तो आप डेफिनेटली उसको डन कर दें। अभी चलते हैं हम जनरल नॉलेज की तरफ में। जनरल नॉलेज से क्या देखना है आपने? जनरल नॉलेज के पोर्शन में आपने सारी चीज़ों की तैयारी करनी है, कुछ भी ड्रॉप नहीं करना है इसके अंदर। ये 50 नंबर पे कुछ भी ड्रॉप नहीं करना है। वो ऐसे नंबर हैं कि अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर दी तो इनमें 50 में आप करीब करीब 25 क्वेश्चन में से आप 20 क्वेश्चन परफेक्टली राइट करेंगे। तो इसमें आपने जो टाइम देना है वो टाइम आपका होना चाहिए हर एक टॉपिक के हिसाब से। आपके करीब करीब 6 दिन, 5 से 6 दिन का आपने टाइम लेना है यहाँ पे। और मैथ्स क्या करना है, मैथ्स सब्सिक्वेंटली साथ साथ चलाते रहना है आपने। मैथ्स के लिए कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। इसके बाद इंग्लिश की बात करता हूँ मैं। तो इंग्लिश में थोड़ा सा टाइम दे के तैयारी करनी है। और ये एंटोनिम सिनोनिम्स को एक दिन में पढ़ के ख़त्म करने का नहीं सोचना है, इसमें भी आपने थोड़ा टाइम दे के पढ़ना है। यहाँ पे अगर आप टेंस वॉइस पढ़ते हो तो टेंस वॉइस में कम से कम 5 दिन का समय, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में कम से कम 3 दिन का समय, और इडियम फ्रेजेस आप एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अगर आप इतना सब कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एंटोनिम सिनोनिम्स डेली करना है, मतलब आप 5 3 8 1 9 9 दिन आपको इसमें देने हैं 8 घंटे के हिसाब से। जनरल साइंस की बात करूँ मैं तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 दिन खा जाएंगे आपके ये। कंप्यूटर साइंस सब्सिक्वेंटली आप चला सकते हो इनके साथ, मतलब 60 घंटे में कंप्यूटर साइंस ऐड कर दो, 1 से 1.5 घंटे का कंप्यूटर साइंस हो जाएगा आपका इस 10 दिनों के अंदर। इन्वायरमेंटल साइंस बहुत अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन्वायरमेंटल साइंस के लिए आप हमें फॉलो करें, हम पक्का आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे इन्वायरमेंटल साइंस का। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसके लिए पढ़ने की। आप जो बायोलॉजी पढ़ रहे हो उससे आप भी आपका काम हो जाएगा, बायोलॉजी केमिस्ट्री से भी। ह्यूमैनिटीज़ की बात करूँ मैं यहाँ पे तो 3 दिन हिस्ट्री, 3 दिन ज्योग्राफी, 3 दिन पॉलिटी, और 2 दिन कम से कम इकोनॉमिक्स पे देना पड़ेगा। और नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप हमें फॉलोअप करते रहिए, ये पोर्शन भी हम आपका करवा देंगे। इसके लिए आपको बहुत कोशिश करने की या टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे उस वीडियोज़ को सुनते रहिए, और उसमें पहले 2 दिन आप उसको सुनिए, मतलब 2 से 3 बार आप उसको सुनिए। उसके बाद जैसे ही मैं क्वेश्चन रिसाइट करता हूँ आंसर खुद से आप देने की कोशिश करिए। आपको लगता है उसका जवाब मिल रहा है तो ओके है, नहीं तो उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। उतनी चीज़ें बस नोट करते जाइए। मैं बहुत जल्द मैराथन लेके आने वाला हूँ इसके ऊपर, और आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा मैं इसमें पूरा। तो ये रही आपकी जो स्ट्रैटेजी है, इसको फॉलोअप करना है। और जैसा कि मैंने बताया था नोट्स के लिए, तो नोट्स के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको रिलेवेंट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो, या फिर आप कॉल करना चाहो तो कॉल भी कर सकते हो।
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप वहाँ से कर सकते हैं। सो फाइनली इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।